Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मैनेजरियल रिम्यूनरेशन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास में डिविडेंड पढ़ेंगे। डिविडेंड भी बड़ा सिंपल टॉपिक है, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज के अंडर ही आता है। डिविडेंड का मतलब आप लोगों को मालूम होगा। इससे पहले एक चीज, प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, चलते हैं अपने टॉपिक पर। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? जब कंपनी प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग द शेयर होल्डर्स। वो प्रॉफिट जरूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं, उसका कुछ पोर्शन भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो वो जो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओनर्स के बीच में, वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। वो जो अमाउंट उन्हें मिलता है वो कहलाता है डिविडेंड। ठीक है, व्हेन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आर डिवाइडेड अमंग द ओनर्स, अमंग द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, इट इज कॉल्ड डिविडेंड। समझ में आया? डिविडेंड जनरली दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्रपोज्ड डिविडेंड और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। क्या फर्क है दोनों में? देखिए, प्रपोज्ड डिविडेंड में तो क्या होता है, जैसे जिस साल का डिविडेंड है, अगर बात करें 2021-22 का, इस फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड है, तो वो नेक्स्ट ईयर ही पे हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा प्रोसीजर है। सबसे पहले ये बोर्ड में प्रपोज किया जाएगा, मतलब बोर्ड मीटिंग में जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो इसको प्रपोज करेंगे डिविडेंड को कि इतना डिविडेंड हम दे देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या किया जाता है? प्रपोज, मतलब एक सामने रखा जाएगा कि इतना डिविडेंड देना है। फिर उसके बाद जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होंगी और मेंबर्स की एनुअल जनरल मीटिंग होगी, तो उसमें इसको डिक्लेयर किया जाएगा। मतलब वहां पर हम कह सकते हैं अप्रूव होगा ये डिविडेंड। लास्ट में फिर इसके बाद जाकर इसको पे करेंगे। तो 21-22 का डिविडेंड पे कब होगा? इफेक्टिवली देखा जाए तो ये पे होगा 22-23 में। ठीक है, तो उस साल का डिविडेंड उस साल में पे नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर में पे होगा। जब मीटिंग हो जाएगी, जब वो लोग उसको अप्रूव कर देंगे, बाद में हम उसको पे करेंगे डिविडेंड को। लेकिन इंटरिम डिविडेंड में क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड में हम साल के बीच में बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हुए पहले ही डिविडेंड को डिक्लेयर कर कर पे कर देते हैं। समझ में आ गया? तो पहले ही जब हम डिविडेंड पे कर दें साल के बीच में, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ, वो कहलाता है इंटरिम डिविडेंड। और प्रपोज डिविडेंड का मतलब होता है जो पहले बोर्ड में प्रपोज होगा, फिर शेयर होल्डर्स के पास अप्रूव होने जाएगा, फिर बाद में उसको पे किया जाएगा। आया समझ में? ये डिविडेंड अगले साल पे होगा देखा जाए तो, और इंटरिम डिविडेंड उसी साल पे हो जाता है जिस साल से वो पर्टेन करता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर अकाउंटिंग की बात, इसका पूरा प्रोसीजर तो आप लॉ में पढ़ोगे ही ऑलरेडी। देखिए, अब यहाँ पर बात क्या आती है अकाउंट्स में, इसकी पेमेंट हमें करनी कैसे? हाउ टू पे द डिविडेंड। तो डिविडेंड को पे करने के दो तरीके हैं। या तो हमारे पास इतने प्रॉफिट्स अवेलेबल हो, ठीक है, अब ये प्रोसीजर तरीका बता रही कि हमें कैसे पेमेंट करनी है, पैसा अरेंज होगा कहां से। तो अगर हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल है तो उससे हम डिविडेंड पे कर सकते हैं। वो प्रॉफिट जरूरी नहीं कि करंट ईयर के हो। अगर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स, मतलब पी&एल का क्रेडिट बैलेंस हमारे पास पड़ा है, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर्स, लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रीसिएशन ऑफ करंट ईयर, मैं इसको सी वाई लिखता हूं एंड पी वाई, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। अगर आपने ऑलरेडी डेप्रीसिएशन माइनस नहीं किया है करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का, तो वो पहले माइनस करना है। मतलब जैसे आप जिस जिस साल के प्रॉफिट उठा रहे हो डिविडेंड देने के लिए, इस साल का प्रॉफिट उठा रहे हो
तो इस साल का डेप्रिसिएशन माइनस हुआ होना चाहिए। प्रीवियस ईयर्स के उठा रहे हो तो डेप्रिसिएशन जितना भी अक्यूमुलेट हुआ है, अगर ऑलरेडी डिडक्ट नहीं हुआ उसमें से तो पहले उसको माइनस कर लोगे, तब जो प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे उसको उठाना है। तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर्स आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, एक तो तरीका ये है। या फिर मतलब स्पेशल केस हो जाए कि गवर्नमेंट से पैसा मिल जाए हमारे को डिविडेंड देने के लिए, तो वो बात और है, तो वो हर कंपनी में तो मिलेगा नहीं। अगर हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है तो दूसरा तरीका क्या है, रिजर्व्स में से पैसे देना। इफ, या ऐसे लिख सकते हैं, इन केस ऑफ इनएडिक्वेट और नो प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट इनएडिक्वेट हो या प्रॉफिट हो ही ना, उस केस में हम लोग रिजर्व्स का यूज कर सकते हैं। और वो रिजर्व्स भी कौन से होंगे, फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स होंगे मतलब जो जो हम लोग डिविडेंड के रूप में ओनर्स को बांट सकते हैं, वो वाले जो किसी चीज के अगेंस्ट नहीं बने, कोई स्पेशल रिजर्व नहीं है। ठीक है, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो स्पेशल रिजर्व है, वो फ्री नहीं है रिजर्व, तो उसको हम लोग पार्टनर्स इसमें ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो फ्री रिजर्व्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अब लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है, अगर हमें रिजर्व्स का इस्तेमाल करना है तो उसकी कुछ कंडीशंस है। क्या है वो कंडीशंस? सबसे पहली कंडीशन है, कंडीशन 1, जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा, जो डिविडेंड का रेट होगा, इट शुड नॉट बी मोर देन एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में जो डिविडेंड का रेट चल रहा है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऑन एन एवरेज। आप बात समझ रहे हो? पिछले 3 सालों में जो डिविडेंड हमने पे करे हैं, जिस रेट्स पर पे करें, उन तीनों सालों को के रेट्स को ऐड कर डिवाइडेड बाय 3, उससे ज्यादा रेट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सेप्ट या फिर कंडीशन नॉट एप्लीकेबल इफ नो डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन ऑल 3 ईयर्स। अगर तीनों ही सालों में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, तीनों ही सालों में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा, तो इस कंडीशन, ये कंडीशन की जरूरत नहीं है, ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करने की उस केस में जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने 3 में से 2 में करा है, जैसे एक में 10 करा, एक में 8 करा, एक में करा ही नहीं, तो कैसे लोगे फिर एवरेज? 10 + 8 + nil डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, एक में करा है तो 2 में nil लेना पड़ेगा, लेकिन अगर तीनों में ही नहीं करा है तो फिर ये वाली कंडीशन आपको फुलफिल करनी, फिर तो रेट ऑफ डिविडेंड बहुत ज्यादा गिर जाएगा, तो फिर ये वाली कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? लेकिन वो सिर्फ कब है, वो रिलैक्सेशन सिर्फ तब है जब तीनों ही साल में डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है अमाउंट टू बी विदड्रॉन, जो हमें विदड्रॉ करना है रिजर्व से, वो 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? पेड अप शेयर कैपिटल, जो भी लास्ट हमारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पेड अप शेयर कैपिटल होगी, प्लस फ्री रिजर्व्स, इन दोनों के सम के 1/10, मतलब इसका 10% कह सकते हो आप। 10% से ज्यादा आप अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते रिजर्व्स में से। आया समझ में? जितना भी पैसा विड्रॉ करना है रिजर्व्स में से, इट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। ये दूसरी कंडीशन है। थर्ड कंडीशन आपको स्क्रीन दिख रही है ना? थर्ड कंडीशन क्या है? बैलेंस इन फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स बाद में भी कम से कम कितने बचने चाहिए? एटलीस्ट 15% होने चाहिए। इसको ऐसे, बैलेंस इन रिजर्व शुड बी एटलीस्ट 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। जो फ्री रिजर्व्स में पैसा देखो, आपने अमाउंट विड्रॉ करा, विड्रॉ करने के बाद जो फ्री रिजर्व्स बचे
वो कम से कम 15% तो होने ही चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल के, उससे नीचे नहीं होने चाहिए। ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, बट उससे नीचे नहीं होने चाहिए। ये तीसरी कंडीशन है। तो रेट ऑफ डिविडेंड पिछले 3 सालों वाल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अमाउंट कितना विड्रॉ करना है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10%, उससे ज्यादा नहीं। जो रिजर्व अब बच गए वो कम से कम 15% तो होने चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल के। लास्ट कंडीशन, करंट ईयर लॉस टू बी एडजस्टेड फ्रॉम रिजर्व्स बिफोर डिविडेंड। डिविडेंड देने से पहले अगर करंट ईयर में कोई लॉस दिख रहा है, करंट ईयर में लॉस हुआ है, तभी तो आप लोग प्रॉफिट ना देकर रिजर्व्स में जा रहे हो। अगर प्रॉफिट्स में ही पैसा होता तो हम लोग यहीं से दे देते डिविडेंड, फिर ये रिजर्व्स में जाते ही नहीं। हम रिजर्व्स में जा रहे हैं तो हो सकता है लॉस हो। तो अगर लॉस है तो उस केस में पहले उस लॉस को राइट ऑफ करना है, उस लॉस को एडजस्ट करना है रिजर्व्स में से। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उससे आप अपने रिजर्व वो डिविडेंड पे करते रहो। आया समझ में? ये चारों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, तब हम रिजर्व्स में से पैसा, तब हम लोग रिजर्व्स में से ओनर्स को डिविडेंड दे सकते हैं। आया समझ में? और अदरवाइज अगर प्रॉफिट्स में से देना है तो ये तरीका है, बस डेप्रिसिएशन उसमें से डिडक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, एक दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है वो आप लोग लिख लो, ये मैं हटा देता हूं। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है ये वाला। तो देखिए, नोट लिखिए पहला, इन केस ऑफ लॉस इन करंट ईयर अप टू द लास्ट क्वार्टर, इंटरिम डिविडेंड, या ऐसे लिखिए रेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड शुड नॉट exceed average rate of dividend of last 3 years। अगर आप इंटरिम डिविडेंड देना चाहते हो, साल के बीच में डिविडेंड देना चाहते हो, तो जैसे अगर हम देना चाहते हैं डिविडेंड अगस्त में, तो जो लास्ट क्वार्टर बीता है, जो अप्रैल से जून वाला क्वार्टर बीता है, उस क्वार्टर में तक जो लॉस होगा, अगर उसमें लॉस चल रहा है तो उस केस में जो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड है पिछले 3 सालों का, उससे ज्यादा आप डिविडेंड नहीं पे कर सकते। ये कंडीशन अभी आपने रिजर्व्स में भी देखी ना, रेट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट एक्सीड द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ लास्ट 3 years। वही सेम यहाँ पर भी लगा दी कि अगर आप बीच में इंटरिम डिविडेंड पे कर रहे हो और इस साल लॉसेस चल रहे हैं फर्म में, इस साल कंपनी में लॉसेस हैं, तो जो लास्ट क्वार्टर तक का लॉस है, अगर लास्ट क्वार्टर तक लॉस ही है कंपनी में, तो उस केस में ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी कि एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से एक्सीड नहीं करना चाहिए इस बार का डिविडेंड का रेट। समझ में आया? डिविडेंड ऑन, ये तो आपको सबको पता ही है, प्रेफरेंस शेयर्स इज गिवन बिफोर द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड देने से पहले हम किसको डिविडेंड पे करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। पहले प्रेफरेंस शेयर्स का, तभी नाम प्रेफरेंस है, उनको प्रेफरेंस मिलेगी इस चीज की, और बाद में इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड पे करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही होगा। डिविडेंड इज नॉट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस पर कोई डिविडेंड पे नहीं किया जाता। ठीक है, अगर शेयर होल्डर ने अपने पैसे जल्दी पे कर दिए, कंपनी ने अभी कॉल भी नहीं करे थे, तो उस पर कोई डिविडेंड पे नहीं करेंगे। लेकिन डिविडेंड कैन बी पेड, कैन बी लिखा है, जरूरी नहीं है, अगर कंपनी चाहे तो, कैन बी पेड ऑन
partly paid up shares on the basis of amount paid, जितना भी उनका अमाउंट पेड है उसके हिसाब से पार्टली पेड अप शेयर्स, पार्टली पेड अप, अगर फुल्ली पेड अप नहीं है तो भी कोई बात नहीं, उन पर तो डिविडेंड हम पे कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? ये कुछ कंडीशंस है जिनको फुलफिल करना होता है डिविडेंड डिक्लेयर करते वक्त। अब हम इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इलस्ट्रेशन 4 है ये। आप लोग स्टडी मटेरियल तो डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ पर कॉपीराइट वायलेशन की वजह से इसको दिखा नहीं पाऊंगा। इलस्ट्रेशन 4 है, पेज नंबर 4.32। ड्यू टू inadequacy of profits during the year ended 31st March 2022, XYZ Limited, यहां पर लिखा है inadequacy of profit। अगर प्रॉफिट्स inadequate है तो कहां से देंगे? रिजर्व्स वगैरह में से देंगे। XYZ Limited proposes to declare 10% dividend out of general reserves। वो जनरल रिजर्व में से 10% डिविडेंड देना चाहते हैं। From the following particulars, ascertain the amount that can be utilized from general reserves according to the company's declaration of dividend out of reserves rules 2014। तो आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप 17,50,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स है। इक्विटी शेयर से 80 लाख रुपीस, जनरल रिजर्व 25 लाख, कैपिटल रिजर्व ये फ्री रिजर्व तो है नहीं 3 लाख रुपीस, रीवैल्यूएशन रिजर्व 3,50,000, ये भी फ्री रिजर्व नहीं है, ये भी नहीं बढ़ सकता डिविडेंड के रूप में। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022, प्रॉफिट्स तो हुए बट इनएडिक्वेट है। प्रॉफिट्स कितने हुए उनको? 3 लाख रुपए, बट वो डिविडेंड तो 10% देना चाहते हैं इक्विटी शेयर्स पर। ठीक है ना? तो अभी देख लेते हैं कितना बनता है वो। उनके हिसाब से तो वो इनएडिक्वेट है, इसीलिए वो रिजर्व्स पे जाना चाह रहे हैं। और दिख भी रहा है 80 लाख रुपए के तो इक्विटी शेयर्स है। अभी प्रेफरेंस तो मैं देख ही नहीं रहा। 80 लाख का 10% वो कह रहे हैं, तो 8 लाख रुपए तो यही हो गए। तो प्रॉफिट्स तो है ही इनएडिक्वेट। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स हैज बीन 12%। पिछले 3 सालों में एवरेज जो चल रहा था वो 12% का था। ठीक है, तो अब हम पहले ये देखते हैं हमें रिजर्व्स में से पैसे की जरूरत है कितनी, निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, वो तो दूसरा क्वेश्चन हुआ। लेकिन पहले रिजर्व में से निकालने की बात, हमारे पास है कितनी जरूरत। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो मैंने आपको क्या बताया कि डिविडेंड 2 तरीके से दिया जा सकता है, प्रॉफिट्स में से, रिजर्व्स में से। तो ये दोनों तरीके का कॉम्बिनेशन होगा ना। अगर प्रॉफिट्स ऑलरेडी अवेलेबल है थोड़े बहुत, तो थोड़े बहुत तो प्रॉफिट ही यूज कर लो, बचे हुए के लिए फिर रिजर्व पे जाओ, फिर वो कंडीशन चेक करो। वैसे ही रिजर्व्स में कंडीशन इतनी सारी है तो कम से कम ही निकालेंगे ना रिजर्व्स में से। तो ज्यादा से ज्यादा तो जो प्रॉफिट्स अवेलेबल है उसमें से देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये देखते हैं। आपको पता है इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड किसको देना होता है? प्रेफरेंस शेयर्स को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बन कितना रहा है देखते हैं। देखिए, डिविडेंड टू बी पेड पहले देख लेते हैं कितना है। ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स पर 17,50,000, सॉरी 17,50,000 का 9%, 17,50,000 का 9% निकालिए कितना आ रहा है। तो ये अमाउंट आएगा आपका 1,57,500। ऑन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स पे तो क्वेश्चन कह ही रहा है कि 80 लाख के जो इक्विटी शेयर्स है उस पर 10% देना चाह रही है। तो कितना हो गया? 8 लाख। कुल मिला के 9,57,500 का डिविडेंड देना है। ठीक है, अब ये चेक करते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल कितने हैं। देखिए, अवेलेबल प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट जो है
अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं 3 लाख रुपए के। 3 लाख रुपए के अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं। हमें डिविडेंड टोटल जो देना है वो है 9,57,500 का। तो 957, 3 लाख रुपए तो यहां से निकल सकते हैं। रिजर्व्स में से कितने निकालने पड़ेंगे? रिक्वायर्ड फ्रॉम रिजर्व्स। रिजर्व्स में से कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी? तो 6,57,500 रुपीज की। समझ में आया? 6,57,500 रुपीज की हमें जरूरत पड़ेगी डिविडेंड रिजर्व्स में से। अब चेक कर लेते हैं कंडीशंस एक एक करके, ठीक है? जितना दिखेगा मैं यहाँ लिख दूंगा, बाकी फिर ये वाला इरेज करके दूसरा लिखूंगा। पहली कंडीशन, कंडीशन 1, रेट ऑफ डिविडेंड that is 10% is not more than, ये ज्यादा तो नहीं है ना, not more than average rate of dividend of last 3 years। ठीक है, so condition 1 is fulfilled। कंडीशन पहली तो फुलफिल हो गई। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड 12% था, उससे आगे तो हम नहीं बढ़े, हम तो 10% ही दे रहे। ठीक है, कंडीशन 2, मैं इसको हटा देता हूं। समझ में आया? पहली कंडीशन तो हो रही है। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या थी? पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का 10% से ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते। अमाउंट या ऐसे लिखे, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी विथड्रॉन। कितना हो सकता है वो? 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है दोनों को मिलाकर? 80 लाख तो इक्विटी शेयर्स की है, और ये है 70,50,000। ये हो गई पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। ठीक है, ये यहां लिख दूं अगर दिख रहा है तो, प्लस फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स कितने हैं? 25 लाख रुपए के। पेड अप शेयर कैपिटल, देखिए ये पेड अप कैपिटल हो गई, ये हो गए फ्री रिजर्व्स। इसके 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इनके 10% कितना, मतलब 1/10, तो इनका 1/10 कितना बन रहा है? 12,25,000 रुपए। हमें तो सिर्फ कितना निकालना है? 6,57,500। सो दिस कंडीशन इज ऑल्सो फुलफिल्ड। दूसरी कंडीशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी कंडीशन क्या थी? जो रिजर्व्स में बैलेंस बचेगा निकालने के बाद, रिजर्व्स है कितने? 25 लाख के, निकालोगे कितना? 657,500। तो जो बचेगा अमाउंट वो कम से कम 15% तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो 15% से ज्यादा हो बहुत चलेगा। तो एक बार 15% निकाल कर देख लेते हैं कितना बन रहा है। किसका? पेड अप शेयर कैपिटल का। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन थी। देखिए नेक्स्ट, थर्ड कंडीशन, बैलेंस इन रिजर्व्स। कितना होना चाहिए कम से कम? ये ज्यादा होना चाहिए या उतना ही हो, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल हो गई हमारी 80 लाख प्लस 17,50,000 रुपए। ये बन कितना रहा है? तो ये अमाउंट आ रहा है 97,50,000 का 15%, ये है ₹14,62,500। ठीक है, ये अमाउंट आ गया ₹14,62,500। एक्चुअल में बैलेंस इन रिजर्व्स है कितना वो भी देख लो। वो अमाउंट है 25 लाख माइनस कितना निकाल लेंगे हम? 657,500।
तो क्या ये ज्यादा है? बैलेंस बच रहा है ₹18,42,500। यस इट इज मोर देन ₹14,62,500। ये कंडीशन फुलफिल हो गई। नहीं होती तो ये ऐसे लगा देते हम क्रॉस कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, बट ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है। तो यस दिस कंडीशन इज ऑल्सो फुलफिल्ड। चौथी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। वो कहता है करंट ईयर के लॉस को एडजस्ट करना है रिजर्व्स में से। करंट ईयर में लॉस ही नहीं है। समझ में आ गया? हो गई सारी कंडीशंस फुलफिल। तो ये लोग रिजर्व्स में से पैसा दे सकते हैं डिविडेंड के रूप में, क्योंकि सारी कंडीशंस उनकी मीट हो पा रही है। आया समझ में? आप लोग प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे आगे की क्लासेस में। थैंक यू सो मच।